तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले, इसके पहले हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लास्ट बचेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता रहा था कि कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा थ्योरी आपको अप्लाई करना है। मैं बोला था कि जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल हो या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो आप क्या क्या यूज करेंगे बताइए। डायटोमिक के लिए मैं बोला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस्तेमाल करना है। और कैसे पता चलेगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो अगर सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड से कंपैरिजन हो, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड से कंपैरिजन होगा, तो हम लोग कौन सा थ्योरी लगाएंगे, वीवीटी लगाएंगे। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड का कंपैरिजन दिया जाए तो आपको कौन सा थ्योरी लगाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भाई जो होता है वो डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक कोई भी स्पेसिस के लिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई किया जा सकता है। हमारे जो सिलेबस में जो दिया है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है कोई भी स्पेसिस के लिए, डायटोमिक के लिए भी लग सकता है, पॉलीएटॉमिक के लिए लग सकता है। अभी तक जितनी भी थ्योरी बनाई गई है उसका जो बेस्ट थ्योरी है वो वही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ में हम लोग का सिलेबस में तो कम इसका एप्लीकेशन है, लेकिन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो एमओटी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यही बेस्ट थ्योरी है। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात किया जाए तो डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक दोनों स्पेसिस में लगाया जा सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में डायटोमिक दिया है। और डायटोमिक की जब बात करेंगे तो या तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है या तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है। तो हमारे सिलेबस में डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए दिया गया है, समझ पा रहे ना। डाया एटॉमिक में होमो एटॉमिक के लिए, होमो मतलब दोनों एटम क्या होंगे, सेम होंगे, तब इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहला ये बात आएगा कि जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा जाएगा तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोला था ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो या तो उसकी क्या क्या पूछी जा सकती है, बॉन्ड स्टेबिलिटी, या तो क्या पूछा जा सकता है, बॉन्ड एनर्जी, या तो क्या बोला जा सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तीन प्रकार की क्वेश्चन पूछी जाती थी ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी। उसी प्रकार जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें भी वही सेम क्वेश्चन दिया जाएगा, सेम प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा, और उसमें आपको क्या कंपेयर करना होगा, बॉन्ड एनर्जी डिटरमाइन करना पड़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना पड़ेगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी, समझ पा रहे हैं ना, मैग्नेटिक नेचर के बारे में। और ये मैग्नेटिक नेचर जो होगा वो किसके लिए आप चेक करेंगे, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। और डायटोमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होने चाहिए, 1 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन तक हमारे सिलेबस में दिया गया है, समझ पा रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन 1 से लेके इलेक्ट्रॉन 20 तक जितने भी जो मॉलिक्यूल हैं उनमें आपको कंपेयर करना है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बॉन्ड स्टेबिलिटी के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, उसका मैग्नेटिक नेचर के बारे में, समझ पा रहे हैं ना। जब हमारा इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 20 हो, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, डाया एटॉमिक, होमो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, समझ पा रहे हैं ना। मतलब जैसे C2, O2, N2 ऐसा टाइप का। क्या यहां तक आप समझ पा रहे हैं क्या। लेकिन देखिए यहाँ में जब भी अगर हम बात करते हैं डायटोमिक में, तो अगर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे कि अगर हम बात करें CO आ जाए, NO आ जाए, ये भी हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी आप ये जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है और ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो कंसेप्ट है आप डायटोमिक में भी लगाएंगे, लेकिन दोनों का जो एनर्जी का फॉर्मूलाज होता है सब डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों से आंसर सेम आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ये इसके लिए तो हमारा सिलेबस में तो दिया गया है, लेकिन इसके लिए एनर्जी का ऑर्डर नहीं दिया गया है, समझ पा रहे हैं ना। तो आप इसी कंसेप्ट से यूज करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, क्लियर है ना। तो अगर हम बात करें भाई, ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई है डायटोमिक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करना होगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, उसका मैग्नेटिक नेचर के बारे में आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, अगर हम बात करें भाई, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, O2 के बारे में बात करें तो देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलता था कि जो O2 होता है उसका जो नेचर होता है वो डाया मैग्नेटिक है। कैसा है, डाया मैग्नेटिक है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन हमारा देखिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ में लिख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन में क्या, इस थ्योरी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो लिखेंगे टू डिटरमाइन
bond strength, to determine bond strength, to determine bond strength, comma bond energy, comma bond stability, comma bond order, comma bond length, and magnetic nature for diatomic species, magnetic nature for diatomic species having 1 to 20 इलेक्ट्रॉन, 1 to 20 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं ना? तो 1 से 20 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन आपको दिया जाएगा, तो इसमें ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है ना? आइए अगर हम बात करें, देखिए भाई अगर हम बात करते हैं O2 का, देखिए O2 बोलता था, O2 जो है वो डाई ऑक्सीजन जो होता है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वो डाया मैग्नेटिक नेचर का होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए O2 का जो नेचर था वो डाया था, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, किसके अकॉर्डिंग भाई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्यों ऐसा होता है? थोड़ा सा बात, O2 कैसे बना होगा? O प्लस O से मिलकर बना होगा। तो अगर हम O की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन यही है। तो यहाँ में अगर हम बात करें, इनका डायग्राम बनाए तो 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 2p में तो कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं ना? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है बच्चे तो पेयरिंग कराना है। क्लियर है ना? तो बताइए इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतनी क्या करते हैं भाई? पेयरिंग कर लेता है। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पेयर करके 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर मैं एक और ऑक्सीजन लिखूंगा, तो मान लो ये ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन लिखेंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसी ही होगी, 2s 2p4, है कि नहीं? तो बताओ क्या ये अनपेयर्ड इसके साथ में पेयर कर लेगा? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ में पेयर, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ में पेयर कर लेगा। तो बताइए यहाँ में सब पेयर हो चुका है कि नहीं हो चुका है? हो चुका है। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड जो है उसका नेचर कैसा होना चाहिए? पैरा या डाया, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड हैं। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो ये कैसे होंगे? डाया मैग्नेटिक होंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन देखा गया कि जो O2 होता है रियलिटी में उसका जो नेचर होता है वो पैरा मैग्नेटिक होता है। कैसा होता है भाई? पैरा मैग्नेटिक। कैसे पता चलेगा कि ये पैरा मैग्नेटिक है? अगर कोई भी स्पेसिस है पैरा है या डाया है तो उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर आपको याद होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n+2 होता है, bm होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? तो इसकी जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाली गई तो वैल्यू आ रही थी 2.82 आ रही थी। समझ पा रहे हैं ना? अगर 2.82 आ रही है तो बताओ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? O के पास नहीं, O2 के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? मैं बोला था किसी की स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 है, तो डेसिमल के पहले जो नंबर होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो बताइए अगर इसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 2.82 आ रही है तो बताओ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये 100% क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा। लेकिन इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए एक कंसेप्ट का जरूरत पड़ा, और वो कंसेप्ट क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी इस O2 का पूरा एग्जैक्ट बिहेवियर के बारे में, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बता देता है। इसका मतलब O2 का जो डायमैग्नेटिक नेचर था, O2 डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू VBT, लेकिन रियलिटी में O2 कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक है। उसका नेचर को कौन एक्सप्लेन कर पाएगा? VBT या MOT? द आंसर इज MOT। समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने का जरूरत है। क्लियर है ना? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जैसे कि अगर बात करेंगे, अच्छा बताइए बॉन्ड क्यों बनता है? अनपेयर्ड की तो पेयरिंग कराने के लिए बनता है। अगर मान लो किसी एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेयर करना चाहेगा तो कितना बॉन्ड बनाएगा? एक। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? एक। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितना बॉन्ड है दोनों के बीच में, वही होता है बॉन्ड ऑर्डर। 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1। 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर किसी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर करना चाहेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। जिसके जैसे इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। लेकिन हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखेंगे कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आ रहा था। अगर आपको याद हो SO4-2 का भी आप स्ट्रक्चर लिखा रहे थे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा था? फ्रैक्शनल आ रहा था। निकालने का फॉर्मूला था 1 + पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
फ्रिक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर फ्रिक्शनल आ गया तो सारी बात कौन एक्सप्लेन कर पाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो एक लाइन में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बीवीटी, according to valence bond theory, according to valence bond theory, O2 molecule must have been diatomic. O2 molecule must have been diatomic, but in reality, O2 is paramagnetic. O2 is paramagnetic in nature with two unpaired electron. नेक्स्ट में लिखेंगे, BBT can't explain frictional bond order. BBT can't explain frictional bond order. ठीक है, यहां तक समझ पा रहे होंगे आप लोग? ठीक, तो यही कहानी है। अब इसको हम लोग समझेंगे। तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं, भाई थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। जैसे कि देखिए, अगर मान लो ऑक्सीजन को अगर हम एटम मानते हैं तो उसके लिए जो कन्फिग्रेशन है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे 1s 2s 2p 3s 3p, आप ऐसा करते थे। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तब सही है जब आप उसको एटम मान रहे हैं। एटम के रिस्पेक्ट में वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी। लेकिन अगर हम यहाँ में बात करें, भाई ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ में अगर मान लो ये एटम है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा तो O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? कॉपी लिखने से ज्यादा है कि आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर मान लो यहाँ में लिखा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? O2। O2 क्या है? मॉलिक्यूल, और ये क्या है? एटम। तो अगर मान लो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे आप लोग लिख रहे थे 1s2 2s2 2p4, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4 हो गई। ठीक है, तो अब बोर्ड पे ध्यान देना, ये तो सही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन का सही है। कब? जब आप ऑक्सीजन को क्या मान रहे हैं? एटम। तो एटम के रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है, ये एटम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल के लिए ये जो कन्फिग्रेशन लिखा गया है वो क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। मॉलिक्यूल के लिए ये कन्फिग्रेशन नहीं सही होगा। जब आप ऑक्सीजन को एटम मानेंगे तब उसके लिए ये कन्फिग्रेशन सही है। एटम के लिए उसकी कन्फिग्रेशन 1s 2s 2p होती है, मॉलिक्यूल के लिए ये कन्फिग्रेशन सही नहीं होगी। समझ पा रहे हैं ना? तो ये बोला जाएगा, ध्यान देना, ये कन्फिग्रेशन सही है क्या? नहीं, आंसर सही नहीं है, क्योंकि अब ये एटम नहीं है, अब ये मॉलिक्यूल हो गया। तो मॉलिक्यूल के लिए आप 1s2 2s2 ऐसा नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है ना? तो बोर्ड पे ध्यान देना। अगर कन्फिग्रेशन कब सही होती, बताइए कन्फिग्रेशन कब सही होती? ये ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एटम है उसके रिस्पेक्ट में ये कन्फिग्रेशन सही है। अगर ये एटम है तब ये सही है, लेकिन अब ये मॉलिक्यूल बन चुका है तब ये कन्फिग्रेशन सही नहीं होगी। तो अगर हम बात करें तो देखिए, ये एटम के ऑर्बिटल, बोर्ड पे ध्यान देना, ये एटम का ऑर्बिटल, ये एटम का ऑर्बिटल और ये एटम का ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेगा, और जब भी एटम के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है। क्या बनता है भाई? मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल। जैसे अगर आप लोग पढ़े होंगे, जितने एटम के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होता है उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। हाइब्रिडाइजेशन में बताया गया था, अगर 2 एटम के ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 3 एटम का ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। मतलब जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती है उतने ही हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। उसी प्रकार जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है हाइब्रिडाइजेशन का केस में। उसी प्रकार जितने एटम के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं उतने ही हमारा मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है। समझ पा रहे हैं ना? जितने नंबर, अगर एटम के 2 ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल का 2 ऑर्बिटल बनेगा, एटम के 3 ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, मॉलिक्यूल के 3 ऑर्बिटल बनने वाले हैं। मतलब ये एटम का ऑर्बिटल और ये एटम का ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेगा, 2 एटम के ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो जब एटम के ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है ना भाई, एटम के ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है। वो जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल होता है उसमें आधा की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, और आधा मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बोला ना
कि एटम के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। जितना एटम का ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। मतलब अगर दो एटम का ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो दो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। तो उसमें दो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बन रहा है, उसमें एक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का ऐसा होगा जिसकी एनर्जी एटम के ऑर्बिटल से कम होगी, और एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल होगा जिसकी एनर्जी एटम के ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। समझ पा रहे हैं ना भाई? मैंने यही बोला, जैसे कि मान लो यहाँ में 1s है, क्या है हमारा 1s है, और यहाँ में भी 1s है। ये एटम के ऑर्बिटल है। ये किसके ऑर्बिटल है भाई? एटम के ऑर्बिटल है। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है। समझ पा रहे हैं ना? और इसमें क्या होगा कि जब दो एटम के ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। मान लो ये मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल यहाँ में एक बना और एक यहाँ में बना। समझ पा रहे हैं ना? तो जब दो एटम के ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा, जिसमें आधा मॉलिक्यूल का, आधा बोले तो एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटम के ऑर्बिटल से ज्यादा होगा, और एक मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल होगा जिसका एनर्जी एटम के ऑर्बिटल से कम होगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो अगर हम बात करें तो आप लोग देखेंगे ऐसे डायग्राम बना दिया जाता है। क्लियर है ना? तो ये जो ऑर्बिटल है, ये जो मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है बताइए? इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी क्या है? कम है। ज्यादा है कम है क्यों है उसको बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी आपको याद रखना है कि इसमें जब दो एटम के ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। उस दो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल में एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल एटम के ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगा और एक एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा वाला एनर्जी में होगा, ठीक है? तो अगर हम बात करें भाई, तो थोड़ा सा ध्यान दो, और कौन एटम का ऑर्बिटल कंबाइन करेगा भाई? अगर हम बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल में ना, तो दो एटम के ऑर्बिटल, कौन एटम के ऑर्बिटल, जब दो एटम के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं ना, तो वही एटम के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो सकते हैं जिसकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए और सिमेट्री सेम होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? मतलब 1s से कंबाइन करेगा, 2s से कंबाइन करेगा, 2p से कंबाइन करेगा, जिसकी एनर्जी और सिमेट्री सेम होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अच्छा देखो, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है बच्चों, उसको हम लोग, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है भाई? कम। और जिसकी एनर्जी कम होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी ज्यादा, है कि नहीं? तो जो मॉलिक्यूल, जो हमारा जो ऑर्बिटल बना है मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, उसको बोलते हैं बीएमओ। क्या बोलते हैं? बीएमओ। बीएमओ बोले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी एटॉम के ऑर्बिटल से ज्यादा है उसको बोला जाता है एबीएमओ। क्या बोला जाता है? एबीएमओ। बोला जाए तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आपको ये बात समझ में आया? जितना एटम का ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना ही मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा, और उस मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होगा, किससे कम होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगा, और एक मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगा। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ पा रहे हैं? जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होता है। समझ में आया क्या? स्टेबिलिटी कम होता है। समझ पा रहे हैं? अब इनका कुछ पोस्टुलेट्स लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए पोस्टुलेट नंबर 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की लिखेंगे। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल combine with each other, when two atomic orbital combine each other, then they form two molecular orbital, then they form two molecular orbital, out of which is having lower energy, out of which is having lower energy than atomic orbital. atomic orbital को शॉर्ट में AO लिखिएगा। out of which is having lower energy than atomic orbital and other is having higher energy than atomic orbital, and other is having higher energy than atomic orbital. समझ पा रहे हैं? when two atomic orbital combine with each other, then they form two molecular orbital, out of which is having lower energy than atomic orbital and other is having higher energy than atomic orbital. समझ पा रहे हैं? सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे the molecular orbital with lower energy
The molecular orbital with lower energy is known as bonding molecular orbital. And molecular orbital with higher energy. Molecular orbital is higher energy is known as anti-bonding molecular orbital, ABMO. Known as ABMO. ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे known as ABMO, anti-bonding molecular orbital. लिखेंगे only those atomic orbital can combine which have similar energy and symmetry. ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे like atomic orbital in molecular orbital, also electron are filled in Aufbau, Pauli and Hund's rule. नेक्स्ट में लिखेंगे in atom electron cloud is under the influence of single nuclei. Whereas in molecule the electron cloud is under the influence of two nuclei. समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताइए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन हमारा, ये सारी बातें आपको अभी समझ में आ जाएंगी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा बीएमओ में है, कहाँ में है? बीएमओ में, तो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा? बीएमओ में क्या होता है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी कम होती है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बीएमओ stabilize the molecule. Electron present in BMO stabilize the molecule, and electron present in ABMO unstabilize the molecule या destabilize the molecule. ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई है, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो देखिए हमारा जो एटम का जो ऑर्बिटल होता है, समझ पा रहे होंगे, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है, क्योंकि देखो हम बात करें मोलिकुलर ऑर्बिटल, एटम के ऑर्बिटल, एक एटम होता है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है भाई, उसपे जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से जैसे मान लो ये हमारा एटम है और यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस से ही बंधे होते हैं ना, उसपे एक ही न्यूक्लियस का क्या होता है भाई, इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जब भी एटम बॉन्डेड होता है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो क्या होते हैं, दो न्यूक्लियाई के बीच में बॉन्डेड होते हैं। अगर मान लो ये एटम बॉन्डेड है
तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर भी अट्रैक्ट होगा, इधर भी अट्रैक्ट होगा, तो दोनों के न्यूक्लियाई पे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो वही बोला है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है एटम का ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, तो जब भी हमारे बॉन्डेड मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो दो न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक सिंगल एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात कर रहे हैं भाई, देखिए यहाँ में दो एटम का ऑर्बिटल, कोई भी पार्टिकल होता है भाई, कोई भी सब्सटेंस होता है, उसका ड्यूअल नेचर होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, है कि नहीं। तो यहाँ में जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है पूरा वेव मैकेनिक्स पे बेस्ड है, मतलब ये वेव नेचर के बारे में बता रही होंगी। तो अगर हम बात करें भाई, देखिए जैसे कि अगर हमारे पास में दो एटम है, ठीक है, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो मान लो ए भी बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इनका जो वेव फंक्शन है, अगर मान लो इनका वेव फंक्शन है वो जाइए है और इनका वेव फंक्शन क्या होगा, जाई भी, क्योंकि ये एक वेव है, ठीक है। तो इनका वेव है तो वेव फंक्शन को किससे लिखते हैं, जाई से। और ये देखो थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा, ये क्या होता है, वेव फंक्शन होता है, और ये क्या होता है, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन होगा, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है भाई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, समझ पा रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जिस जगह मैक्सिमम होती है वो क्या है, वही है जाई स्क्वायर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो क्या है, जाई स्क्वायर, समझ पा रहे हैं ना। और जाई क्या है, एक वेव फंक्शन, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो मान लो ये हमारा दो एटम है भाई, हमारा दो एटम है, तो ये एटम क्या है, ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल का डायग्राम जो होगा वो कैसा होगा, एक वेव नेचर होगा। तो इनका डायग्राम कैसे बनने वाला है, वेव नेचर का जैसा बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो इनका वेव जाइए है, दूसरा एटम का वेव जो है जाई भी है, तो या तो दो वेव फंक्शन आपस में क्या कर सकते हैं, टकरा सकते हैं। तो जो टकराने का जो चांसेस होता है, या तो दोनों सेम फेज से टकराए, या तो एक का प्लस हो दूसरा का माइनस है, ऐसे टकराए, समझ पा रहे हैं ना। तो दो वेव होती हैं, तो दोनों वेव का जो टकराने का जो चांसेस होता है, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। क्या आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो मान लो ये एटम ए है, तो इनका जो वेव फंक्शन है मान लो कुछ ऐसा होगा, प्लस माइनस का मतलब ये पॉजिटिव फेस है, समझ पा रहे हैं ना। अब अगर हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए ये प्लस माइनस है, तो इसको बोलते हैं, इसका मतलब दोनों क्या है बताइए, सेम फेज में है कि नहीं है ना, सेम फेज में है कि नहीं है। चलिए थोड़ा सा इसको और बता दिया जाए, अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मान लो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस होगा कि नहीं। और यहाँ में एक मान लो ये एटम ए है और दूसरा एटम ये है, देखिए तो ये भी क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। क्या याद तक समझ पा रहे हैं। तो प्लस का मतलब होता है सेम फेज। यहाँ में प्लस मतलब मैं बोला था कि जब भी ओवरलैपिंग समझा रहा था तो दो फेज होता है ना, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो मान लो इसका पॉजिटिव फेज इसका पॉजिटिव फेज से टकरा रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये मतलब जो टकरा रहा है, दोनों वेव आपस में टकरा रहे हैं, वो सेम फेज में टकरा रहे हैं। तो जब भी सेम फेज में टकराते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अगर मान लो ये हमारा होगा, मान लो इसका वेव फंक्शन जाई है, इसका वेव फंक्शन जाई भी है, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है प्लस माइनस प्लस, ये मान लो ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ये भी टकरा रहे हैं। तो बताओ ये प्लस और ये माइनस के साथ में टकराएंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो ये बताओ ये जो टकरा रही है वो सेम फेज से टकरा रहे हैं या अपोजिट फेज से टकरा रहे हैं, अपोजिट फेज से टकरा रहे हैं। तो जब भी अपोजिट फेज से टकराएंगे तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ पा रहे हैं ना। और जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एबीएमओ का फॉर्मेशन होता है, और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से टकराते हैं तो बीएमओ का फॉर्मेशन होता है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में आप मुझे बताइए, जब ये दो वेव फंक्शन दोनों सेम फेज में जब टकराएंगे तो इनका जो रिजल्टेड वेव फंक्शन क्या है, देखो ये है जाइए, समझ पा रहे हैं ना। और ये क्या है, जाई भी, ये एम्पलीट्यूड है, जाइए वेव फंक्शन क्या बताता है, एम्पलीट्यूड को बताता है। तो ये इसका वेव फंक्शन क्या है, जाई भी, इसका ये वेव फंक्शन है, ये देखो जाइए, और यहाँ में ये क्या होगा, जाई भी, समझ पा रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा। जाई मतलब वेव फंक्शन मतलब एम्पलीट्यूड, उसका पीक कितना है, समझ पा रहे होंगे। तो बताओ जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, सेम फेज से टकरा रहे हैं, तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या ये इंडिविजुअल से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मान लो कुछ ऐसा इनका बनेगा ना,
अच्छा समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ ये जो वेव फंक्शन होगा, ये जो जाई ए बीएमओ होगा, बीएमओ होगा, तो क्या वो जाई ए प्लस जाई बी के बराबर होगा? क्योंकि दोनों का वेव फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सेम फेज से टकरा रहा है। और जब भी सेम फेज से टकराएगा तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों वेव से क्या ही होगा, ज्यादा ही होगा। इनका जो वेव फंक्शन है, इनका जो वेव फंक्शन है और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसका वेव फंक्शन तो ज्यादा होगा, और किसके बराबर होगा, जाई ए प्लस जाई बी के बराबर होगा। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर हम बात करते हैं तो भाई मान लो ये पॉजिटिव और निगेटिव के साथ में, तो ये और इसको ओवर कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो मान लो मैंने ऐसा मान लेता हूं शुरुआत में कि जाई ए जाई बी से बड़ा है, मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, समझ पा रहे हैं ना, ये थोड़ा बड़ा है तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ में होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा होगा ना, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, बनेगा। क्योंकि अगर मान लो अगर इसको ज्यादा माना होता तो ग्राफ नीचे से शुरू होता। समझ पा रहे हैं ना? तो मान लीजिए ये हमारा क्या बनेगा, ये वेव फंक्शन है, और ये किसका वेव फंक्शन है, एंटी बॉन्डिंग का। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जाई ए माइनस जाई बी। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका जो ये दोनों जो वेव फंक्शन है वो आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो रिजल्टिंग वेव बना उसका जो वेव फंक्शन है क्या इंडिविजुअल से कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि हमें अपोजिट फेज से टकराएगा। जब भी अपोजिट फेज से टकराएगा तो ये प्लस इस माइनस को कुछ ना कुछ कैंसिल करेगा ही करेगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट लिखिए। जब भी हम लोग एजम्पशन क्या मानते हैं तो लिखेंगे आप लोग, इफ टू लिखेंगे, इफ टू एटम ए एंड बी, इफ टू एटम ए एंड बी, if two atom A and B having wave function xi A and xi B, having wave function xi A and xi B combine with each other, combine with each other, combine with each other to form diatomic molecule, to form diatomic molecule. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे A and B can combine each other, A and B can combine with each other in same phase, same phase. The constructive interference occurs, the constructive interference occurs and BMO is formed, and BMO is formed, and resultant wave function of BMO is, the resultant wave function of BMO is xi A plus xi B. नेक्स्ट में लिखेंगे when A and B can combine, A and B can combine out phase, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अपोजिट फेज, the destructive interference occurs, the destructive interference occurs and ABMO is formed, and ABMO is formed, and ABMO is formed, and the resultant wave function is, and the resultant wave function is, and the resultant wave function is, and the resultant wave function, resultant wave function of ABMO is, resultant wave function of ABMO is xi A minus xi B. क्या आपको समझ में आया होगा ना? तो जब दो एटम के ऑर्बिटल ए और बी आपस में कंबाइन करते हैं और दोनों सेम फेज से टकराते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, और इसका जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन होता है वो xi A प्लस xi B दोनों ऐड हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। अगर अपोजिट फेज में है तो उसका जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन होगा वो xi A माइनस xi B हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, xi BMO जो होगा वो क्या होता है, क्या हुआ है, xi A प्लस xi B है ना, और xi ABMO जो हुआ है वो क्या हुआ है, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
जाइए माइनस जाइए। अच्छा, जो जाई होता है वो तो एक वेव फंक्शन होता है, वो एम्पलीट्यूड को बताता है, लेकिन जो जाई स्क्वायर होता है वो क्या होता है? पीडीएफ होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये फंक्शन का मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहां में डेंसिटी ज्यादा पाया जाएगा, मतलब जहां में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, वो कौन बताएगा कि इस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या नहीं है? वो कौन बताएगा? जाई स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हैं ना? जाई स्क्वायर का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ऐसा जगह जहां में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल का वही डिफिनेशन होता है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो कहां होता है? ऑर्बिटल में होता है कि नहीं? तो जाई स्क्वायर क्या है भाई? जहां में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां होगी, कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां है? ये बताएगा जाई स्क्वायर। क्लियर है ना भाई? जहां में प्रोबेबिलिटी बताएगा, किसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी बताएगा कि यहाँ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है। कौन बताएगा? जाई बताएगा या जाई स्क्वायर बताएगा? जाई स्क्वायर। अगर हम देखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये तो देखना पड़ेगा। तो जाई से पता चलेगा या जाई स्क्वायर से पता चलेगा? जाई स्क्वायर से। तो अगर मान लो यहाँ में हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो क्या यहाँ में स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ में स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ में स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ में देख रहे हैं आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जाई स्क्वायर प्लस जाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। और यहाँ में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बताइए क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ होता है शायद, होता है ना ऐसे। अब देखिए यहाँ में क्या हो रहा है कि दोनों में देखेंगे, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाई स्क्वायर प्लस जाई बी स्क्वायर, ये भी तो दोनों में सेम है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें सेम है, और यहाँ में कुछ टर्म ऐड हो रहा है और यहाँ से कुछ टर्म निकल रहा है। तो बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी? बॉन्डिंग की। अरे भाई होगा कि नहीं होगा? सेम। तो कितना कॉमन सेंस बातें हैं भाई। ये दोनों टर्म में ध्यान से देखो, जाई स्क्वायर जाई बी स्क्वायर, और यहाँ में +2 वही टर्म ऐड हो रहा है और इसमें से वही टर्म माइनस हो जा रहा है। तो बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मैक्सिमम होगी? बॉन्डिंग का होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर मैं बात करता हूं तो मॉलिक्यूल में भाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उस पे दो न्यूक्लियाई का इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल तभी बन सकता है जब एटम कंबाइन करेगा, और जब भी एटम कंबाइन करेगा तो उसमें दो न्यूक्लियाई होगा, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो इन्फ्लुएंस होगा वो सिंगल न्यूक्लियाई से नहीं होगा, दो न्यूक्लियाई से होगा। तो मान लो ये दो न्यूक्लियाई बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ में बताओ क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी? क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी? क्योंकि यहाँ में एक्स्ट्रा 2ab टर्म्स ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ से वो टर्म क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो यहाँ में अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये न्यूक्लियाई है और ये न्यूक्लियाई है, और यहाँ में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी भाई? निग्लेजिबल होगी, क्योंकि वो टर्म तो माइनस हो गया उससे। तो यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी भाई? निग्लेजिबल होगी। और यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा दोनों न्यूक्लियाई का इन्फ्लुएंस में, ये ज्यादा होगा, है कि नहीं? अगर ज्यादा होगा तो बताइए क्या होगा? ये तो न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है भाई? जो डॉट बनाया गया क्या है? न्यूक्लियस है। और बताओ ये, और ये दोनों न्यूक्लियस का बीच में ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ क्या यहाँ में न्यूक्लियस में चार्ज कैसा होता है? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चार्ज कैसा है? माइनस। और भाई माइनस है प्लस है, क्या जबरदस्त अट्रैक्शन होगा। और जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी, अगर ये इससे अट्रैक्ट होगा तो खुद का एनर्जी कम कर देगा ना। तो बताओ इसका खुद का इंटरनल एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? अगर इसकी एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वहां में जो दो न्यूक्लियाई का बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, समझ पा रहे हैं ना? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है तो ये न्यूक्लियस है, तो ये इसके प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और मैं बोला था कि जब भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी का लॉस होता है, होगा कि नहीं होगा? रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं आप लोग। तो जब भी अट्रैक्शन होता है एनर्जी का लॉस होगा। ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये न्यूक्लियस है, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अट्रैक्शन करने का चांसेस ज्यादा है, एनर्जी बहुत निकलेगा, मतलब ये अपने सिस्टम से एनर्जी को लॉस करेगा, इसका खुद का एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कम होगा, और जब एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ में ध्यान दीजिएगा, दो न्यूक्लियाई का बीच में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निग्लेजिबल है। तो बताओ ये न्यूक्लियाई का बीच में क्या होने लगेगा? रिपल्सन। इसके लिए अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है, निग्लेजिबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसमें क्या हो जाएगी भाई? एनर्जी ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियाई के बीच में होगा रिपल्सन होने की वजह से एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो
इसलिए मैं बोला था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, अनस्टेबलाइज कर देता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। क्या समझ में आ रहा है? तो यही फैक्टर है, यही फैक्टर। अच्छा बताइए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिए जाएंगे? 1 से 20 इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया जाएंगे, है कि नहीं? 1 से 20 इलेक्ट्रॉन डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, 1 से 20 इलेक्ट्रॉन तक होगा। और बताओ 20 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए कितना डब्बा होना पड़ेगा? 20 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो डब्बा कितना चाहिए? डब्बा बोले तो ऑर्बिटल कितना चाहिए? 10, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? तो कितने डब्बा की जरूरत है भाई? 10 डब्बा की जरूरत है। तो मान लो भाई हमारे 2 एटम के ऑर्बिटल हैं ए बी, समझ पा रहे हैं ना? तो बोर्ड पे ध्यान देना, 1s 2s 2px 2py 2pz, 1s 2s 2px 2py 2pz, समझ पा रहे हैं ना? तो बोर्ड पे ध्यान देना। क्या ये बताओ 1s और 1s क्या ये एटम के ऑर्बिटल है? कैसे है भाई? एटम के ऑर्बिटल है, और एटम के ऑर्बिटल जितने कंबाइन करते हैं उतने मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनते हैं। तो बताओ ये एटम का ऑर्बिटल अगर 1s कंबाइन करेगा तो 2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। तो ऐसे 5 ऑर्बिटल है तो 10 डब्बा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं समझे? अरे भाई एटम का ऑर्बिटल 5 कंबाइन करेगा, एटम का ऑर्बिटल जितना कंबाइन करता है उतना ही मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है। 1s ये एटम का ऑर्बिटल है कि नहीं? एटम का 2 ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूल का 2 ऑर्बिटल बनेगा। एटम का 2 ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूल का 2 ऑर्बिटल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर आपको 20 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1s 2s 2px 2py 2pz इसी के बारे में मालूम होना चाहिए। इससे हम 20 इलेक्ट्रॉन तक फिलिंग कर सकते हैं। एटम का ऑर्बिटल ए एटम का ऑर्बिटल 5 है, बी एटम का ऑर्बिटल 5 है, तो 5 + 5 10 एटम का ऑर्बिटल हुआ कि नहीं? तो जितने एटम के ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कॉपी नहीं करना है। अब ये नहीं कि आप इसको भी कॉपी कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल देखो, एटम का ऑर्बिटल कितना है? 2। मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल यहाँ से कितना बनेगा? 2। यहाँ से भी कितना बनेगा? 2। यहाँ से भी कितना? 2 2 2। क्या मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल कितना बना? 10। और 10 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जा सकती है? 20, है ना? तो 10 से 20 किया जा सकता है। तो इसमें यही सब ऑर्बिटल आपका देखने को मिलेंगे। और आप लोग जानते होंगे अगर 1s कंबाइन करता है तो 2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है, उसका नाम है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अगर 2s कंबाइन करेगा, ये एटम का ऑर्बिटल है 2s, लेकिन मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल होता है सिग्मा 2s या सिग्मा स्टार 2s। समझ पा रहे हैं ना?
तो चलिए यहाँ में ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लो आप लोगों को मैं बोला था कि जब भी एटम का ऑर्बिटल है 1s, ठीक है, एटम का ऑर्बिटल है 2s, और एस ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। क्लियर है ना। और यहाँ में देखिए जो प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है। प्लस का मतलब ये दोनों फेज से सेम फेज में टकराहट हो रही है, ठीक है। प्लस प्लस से टकरा रहे हैं मतलब सेम फेज के साथ में टकरा रहे हैं, ठीक है। और जब भी सेम फेज से टकराहट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उससे जो बनने वाला मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल होता है उसका नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात मालूम है। तो देखिए ये 1s है, ये 1s है। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इधर देखो, अगर 1s से टकराएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, तो बोर्ड पे ध्यान देना। यहाँ में देखो क्या ये, यहाँ में देखिए क्या दोनों सेम फेज में टकरा रहे हैं, क्या दोनों सेम फेज में टकरा रहे हैं। तो मान लीजिए जब दोनों टकराएगा तो ये न्यूक्लियाई होगा और ये भी न्यूक्लियस होगा, है कि नहीं। और बताओ दोनों न्यूक्लियस के बीच में जब दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से सेम फेज में टकराते हैं, देखिए सेम फेज में टकराते हैं, तो ये जब दोनों टकराएंगे तो भाई बताओ क्या इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है कि नहीं हो जाती है। एक्स्ट्रा 2a भी आता है कि नहीं आता है। दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब अपोजिट फेज से टकराते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्लियर है ना भाई। तो जब दोनों एटम के ऑर्बिटल सेम फेज से आके टकराएंगे तो बताओ दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ में क्या हो जाएगी, प्लस। क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा कि नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो इनका नाम क्या होगा, देखो सिग्मा 1s है तो इनको बोलते हैं सिग्मा 1s। क्या नाम दे दिया जाता है, मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल का नाम क्या दे दिया जाता है, सिग्मा 1s। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एस से हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा। तो ये इसे सिग्मा और 1s से नाम हो जाएगा सिग्मा 1s। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में ये पूछा जाता है कि यहाँ में नोड कितना होगा, 0। नोड क्या है भाई बताओ, क्या दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा कि नहीं हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऐड हो जा रहा है ना भाई। तो क्या बताओ उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा या कम होगा। जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो बताओ कौन सा मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जब दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो निग्लिजिबल हो जाए तो क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोर्ड पे ध्यान देना। क्या कोई भी दो न्यूक्लियस के बीच में कोई ऐसा जगह होगा क्या जहां में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा, जहां में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ऐसी जगह को नोड बोलते हैं। क्या कोई जगह होगा क्या दोनों न्यूक्लियस के बीच में जहां में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो, ऐसा कोई जगह ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो भरपूर है ना भाई, तो नोड नहीं मिलेगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं ना, इसलिए लिखा गया है ऐसे। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। क्या भाई ये दोनों आपस में अपोजिट फेज से टकरा रहे हैं, और जैसे ही अपोजिट फेज से टकराएंगे तो बताओ क्या उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो खत्म हो जाता है ना भाई, मतलब निग्लिजिबल के बराबर होता है। तो बताओ इसका प्लस इसका माइनस के साथ में क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा। तो इनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। और यहां में क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस। समझ पा रहे हैं ना। तो यहां में ऐसा जगह होगा ये वाला जहां में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, तो इसका नोड कितना हो जाएगा, 1। और इसका नाम, अच्छा बताओ सिग्मा से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा 1s है तो क्या लिखा जाएगा, सिग्मा 1s। लेकिन भाई थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी वन सेम है तो कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या लगा देते हैं, स्टार। तो सिग्मा स्टार जब भी स्टार लगा है तो समझ लेना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जिसमें स्टार नहीं लगा है उसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा वही सेम यहाँ में देखिए 2s सेम फेज से टकरा रहा है, तो सभी भी सेम फेज से टकराएगा तो इसका न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस हो जाएगा तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि SS से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है और 2s से तो क्या नाम हो गया, सिग्मा 2s। और इसका नोड कितना हो जाएगा बताइए, 0। कोई ऐसा जगह ही नहीं होगा जहां में इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ में देखो प्लस माइनस अपोजिट फेज से आ रही है, अपोजिट फेज से होगा तो कौन सा बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उससे कौन सी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या उस समय उसकी दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निग्लिजिबल होती है, क्या होती है। तो क्या इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ में ये जगह है जहां में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होगी, तो ये नोडल प्लेन, इसका नोड कितना बनेगा, 1। समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा रुक जाइए, इसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s। क्या आप समझ पा रहे हैं। अब बोर्ड पे ध्यान देना भाई,
अब देखो px यहाँ में क्या है 2px, यहाँ में देखिए, यहाँ में अगर हम बात करें, देखिए ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखो px से हमेशा सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और बस बताओ px से सिग्मा बन सकता है, पाई भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या ले रहे हैं। बताओ px का ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जब हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y लिखा? अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y है तो px क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? x है, मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y है, क्लियर है ना? तो px क्या बनेगा? तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को y मान लो और px ओवरलैप करके अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y है तो y पे परपेंडिकुलर px होगा कि नहीं? क्या दूसरा px होगा कि नहीं होगा? जब दोनों आपस में आएंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y है तो px पाई बॉन्ड बनाएगा, py कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस है, pz कौन सा बॉन्ड बनाएगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है तो px कौन सा बॉन्ड? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है तो px और सॉरी py सिग्मा, px पाई, py पाई बनाएगा। क्लियर है ना? एक चार्ट बनवाया गया था ऐसा कुछ, ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब देखो भाई, लेकिन यहाँ में तो कुछ भी नहीं लिखा है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है। तो एनसीईआरटी ऐसा बोलता है कि जब भी कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस मानेंगे। क्या मानेंगे? तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हम लोग क्या मानने वाले हैं? जेड एक्सिस। तो बताओ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? जेड। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है और ये क्या है? 2pz। बताओ टकराएगा और दोनों सेम फेज से टकरा रहे हैं तो क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बनेगा भाई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो बताओ जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और इस समय जब भी दो वेव फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, दोनों सेम फेज में ऐड होते हैं, तो बताओ क्या उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो प्लस हो जाती है ना? तो इनका कुछ रिजल्ट ऐसा आएगा। समझ पा रहे हैं ना? ये माइनस है, देखो ये माइनस है और ये दोनों क्या हो जाएगा? प्लस। समझ पा रहे हैं ना? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो 2pz कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा 2pz। नोड है क्या? 0। समझ पा रहे हैं ना? हर जगह इलेक्ट्रॉन होगा। समझ पा रहे हैं क्या? ऐड हो रही है। अब बताओ यहाँ में क्या हो रही है भाई? माइनस। क्या हो रही है भाई? माइनस। अब जब माइनस होगा तो बताइए क्या होगा? माइनस होगा तो क्या होगा? ये यहाँ में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा ही बनेगा ना, लेकिन नाम लिखा जाएगा सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग हो रही है। तो देखो भाई, ये माइनस और देखो बोर्ड पे ध्यान देना है, क्या ये प्लस ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेगा कि नहीं? क्योंकि दोनों का फेज अपोजिट है। तो बताओ कुछ ऐसा इनका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये माइनस और ये कुछ क्या होगा भाई? प्लस। और यहाँ में क्या होगा? ये माइनस और ये प्लस। ये क्या है? नोड। और इसका नाम क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा क्यों लिखा गया? क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है और उसी के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे, उसी के अलोंग, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? अब अगर हम बात करेंगे, देखिए इधर अब बताओ यहाँ में देखिए साइड क्या कैसी हो रही है। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो बताओ या तो ये 2px हो सकता है या तो 2py हो सकता है। बताओ 2px कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई। 2px कैसा बॉन्ड बनाएगा? 2px कैसा बॉन्ड बनाएगा? अरे भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो px 2px कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई। pz कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। py कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, जेड के लॉन्ग हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर x के साथ में पाई बनेगा, y के साथ में पाई बनेगा, z के साथ सिग्मा बनेगा। तो ये सब बात आपको याद होना चाहिए। आइए बोर्ड पे ध्यान देते हैं। तो मान लो ये 2px दोनों की, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, 2px और 2py की एनर्जी बराबर होती है। या तो ये 2px हो सकता है या 2py हो सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना है। अब देखो भाई, क्या ये दोनों आपस में क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस सेम फेज है। तो जब सेम फेज होंगे तो ये ऐड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर हो जाएगी और यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होगी, एक्सिस पे नहीं होगी, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ पे है? जेड है। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारा वाई पे होंगे, इस पे तो नहीं होंगे ना इलेक्ट्रॉन। तो बताओ क्या ये हमारा क्या कहलाता है? नोड।
समझ पा रहे हैं ना, है तो उसका परपेंडिकुलर ये होगा, पी एक्स पी वाई है ना, तो अगर मान लो प्लस माइनस जब आएगा तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो लेकिन इनको कैसे दिखाया जाएगा, देखो यहाँ में तो देखो ये अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नहीं है, कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ में भी देखो ऐसा माइनस माइनस, क्लियर है ना। तो अब बोर्ड पे ध्यान देना, क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, नहीं, और ये नोड है, तो बताओ यहाँ में नोड कितना हो जाएगा, नोड क्या है, ये वाला लाइन, यहाँ में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन है, नहीं, क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन है, क्या नहीं, क्योंकि इसका प्लस इसका माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ना भाई। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसका नाम क्या है बताओ, पाई स्टार 2px, या क्या बोल सकते हैं, पाई स्टार 2py। तो अगर मान लो आपसे कोई पूछ देगा कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में नोड 2 होता है, आंसर आएगा सिग्मा 2pz में नोड 2 होता है, सिग्मा स्टार 2pz में नोड 2 होता है, पाई 2px में नोड 2 होता है, या पाई स्टार 2px में नोड 2 होता है। तो आंसर क्या होगा, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py में नोड क्या होता है, 2 होता है। समझ पा रहे हैं ना, बताओ या किसकी एनर्जी बराबर होती है, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर होती है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py की एनर्जी बराबर होती है। इसको बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल। बताओ कितने हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 20, डब्बा कितना चाहिए था, 10, तो 10 डब्बा में तो क्या क्या यूज हो सकता है, 1s से 2 डब्बा बनेगा, 2s से 2 डब्बा बनेगा। अरे भाई देखो 1s से देखो 2 डब्बा बना कि नहीं, क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, यहाँ में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। फिर देखो 2s से भी, क्योंकि 2 एटम का ऑर्बिटल है तो 2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा, एक ये एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, हो गया कि नहीं हो गया। फिर देखो सिग्मा 2pz से बना कि नहीं बना, बना, क्या पाई 2px से बना, पाई 2py से बना कि नहीं। अब इतने डब्बा बन गए हैं और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है, डिजेनरेट ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी बराबर होती है, मतलब इनका डायग्राम है। ठीक है, ये देखिए ये 1s है, एटम के ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 तरीका से, या तो दोनों का सेम फेज होता है या तो अपोजिट फेज होता है। सेम फेज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कैसे पता चलेगा सेम फेज, प्लस है प्लस माइनस है तो अपोजिट फेज में टकरा रहे हैं, तो सेम फेज में टकराएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से बना दो, और जब भी 2 एटम के ऑर्बिटल सेम फेज में टकराते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाता है वो ऐड हो जाता है, प्लस का मतलब ऐड हो जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ में क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में कोई ऐसा जगह ही नहीं होगा जहां में इलेक्ट्रॉन ना पाए, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका बहुत मैक्सिमम होगा ना, तो इसलिए वहां में नोड क्या होगा, 0। नोड का मतलब क्या होता है, ऐसा जगह जहां में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे कि मान लो आप इस क्लास में प्रेजेंट है, दूसरा क्लासरूम में आपकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। समझ पा रहे हैं ना, क्या ये क्लास में आपका हर जगह पाए जाने का प्रोबेबिलिटी 0 है क्या, हर जगह पाए जाने का प्रोबेबिलिटी है क्या, नहीं। मतलब अभी आप फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं तो बताओ यहाँ में आपका पाए जाने का प्रोबेबिलिटी 0, तो ये जगह आपके लिए क्या कहलाएगा, नोड। समझ पा रहे हैं ना, तो उसी जगह उसी प्रकार अगर 2 न्यूक्लियस है तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह चारों तरफ होगा, कोई जगह ही नहीं बचेगा जहां में इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, तो इसलिए उसका नोड क्या है, 0, हर जगह इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। क्लियर है ना भाई, क्या भाई समझ पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं क्लासरूम में ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन हर जगह है कि नहीं है, तो इसका इस क्लासरूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नोड क्या है, नोड, इस क्लासरूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। कोई ऐसा जगह बताओ जहां में ऑक्सीजन ना पाया जाए, ऐसा तो जगह नहीं है, तो इसका मतलब नोड कितना हो गया, 0। हम लेकिन हवा की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में क्या होगा, ये प्लस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में आएंगे, तो जब अपोजिट फेज में आएंगे तो ये प्लस वाला उस माइनस को कैंसिल करेगा, समझ पा रहे हैं ना, कैंसिल कर देगा। तो ये मान लो कुछ ऐसा बनेगा ये, तो यहाँ में एक ऐसा जगह बनेगा जहां में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, निग्लेजिबल। इसलिए मैं बोल रहा था कि जब भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनता है ना, तो उसमें 2 न्यूक्लियाई का बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो निग्लेजिबल होती है। यही डायग्राम जब बता रहा था तो यही इसलिए सिखा रहा था, ये यहाँ में 2 न्यूक्लियाई के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होती है वो क्या होती है, निग्लेजिबल होती है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अब मैक्सिमम हो जाए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ में कोई, यहाँ में देखो इलेक्ट्रॉन तो नहीं पाया जाएगा, यहाँ में देखो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, तो नोड तो होगा यहाँ में, है कि नहीं। तो इसलिए नोड यहाँ में कितना है, 1। तो याद रखना कि सिग्मा, केवल सिग्मा लिखा है तो बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार लिखा जाए तो एंटी बॉन्डिंग।
पाई 2px लिखा जाए या पाई 2p पाई लिखा जाए तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग, बॉन्डिंग स्टार लग जाए तो एंटी बॉन्डिंग, समझ पा रहे हैं ना, तो स्टार में एंटी बॉन्डिंग हो जाता है। तो भाई इसमें दो बातें होती है, अब थोड़ा याद रखना है कि कहाँ कहाँ नोड 1 होता है, कहाँ कहाँ नोड 0 होता है, कहाँ कहाँ नोड 2 होगा। नोड 2 तभी होगा जब पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py वाला हो जाए, ठीक है। पाई स्टार 2pz हो जाए तो, सॉरी पाई 2pz हो जाए तो नोड 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है या बोल देगा कि पाई स्टार 2pz का कौन सा ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सही है, कौन सा गलत है, तो ऐसा देगा तो आप पता कर सकते हैं, इसलिए डायग्राम बना दिया गया है। अब हम लोग यहाँ में दो केस बात करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो उनका जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो दो केस में पढ़ते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन का, अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन 1 to 14 है तो उसके लिए एनर्जी का ऑर्डर अलग होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम केस 1 पढ़ रहे हैं और केस 1 में हमारा इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन 1 to 14, ठीक है। अगर हमारे पास में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके लिए आपका जो एनर्जी का ऑर्डर क्या है, क्योंकि मैं बोला था कि जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए वो ऑर्बिटल पहले आएगा जिसकी एनर्जी क्या होती है भाई, कम होती है, समझ पा रहे हैं ना। जैसे आप बाउ रूल में पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, ऐसा होता है। उसी प्रकार मॉलिक्यूल में भी ऐसा होता है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, सिग्मा 1s होता है, फिर सिग्मा स्टार 1s होता है, सिग्मा 2s होता है, सिग्मा स्टार 2s होता है, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz होता है, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py होता है, फिर सिग्मा स्टार 2pz होता है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये एनर्जी का ऑर्डर होता है, समझ पा रहे हैं ना, किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है आपको मालूम होना चाहिए। सिग्मा 1 से एनर्जी सिग्मा स्टार, क्योंकि बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है, फिर इन दोनों में इन दोनों का ज्यादा होता है, फिर ये दोनों की एनर्जी बराबर होती है, फिर इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ में आपको इलेक्ट्रॉन को डालना है कितना भाई, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन को कितना डालेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को डालते हुए चले जाना है, ठीक है। अगर जिसमें भाई ध्यान देना, सारे इलेक्ट्रॉन, सारे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर रहे हैं सब में 2 जा रहा है, मतलब सारे पेयर्ड होंगे, सारे पेयर्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अगर हम इनकी एनर्जी डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले 1s आएगा, 1s से पहले क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s आ जाएगा, सिग्मा 2s, ठीक है। तो ये होगा। अगर हम केस 2 की बात करते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए भाई, 15 से लेके 20 तक हो जाए, ठीक है। तो 15 से लेके 20 तक हो जाए तो उसमें क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है भाई, जब हमारे इलेक्ट्रॉन 15 से लेके 20 तक होते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। इसमें क्या होता है कि ये जो 2pz होता है वो पहले आ जाता है, यही इसमें 2pz पहले आ गया। आप ऐसे याद रखना, पाई 2px पाई 2py, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, दोनों बराबर हो जाता है, दोनों को एक साथ में लिखना है, देखो क्लियर है ना। तो उसके लिए यहाँ में तो ये 2pz है तो उसको बाहर करना पड़ेगा, आगे आ जाता है। तो ये कब होगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन 15 से लेके का क्या है भाई, 20 तक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हमारे 1 से लेके 14 तक है तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलिड होगा, और 15 से लेके 20 तक है तो नीचे वाला होगा। और यहाँ में देखिए 1s क्या है भाई, देखिए 1s और 1s में ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, समझ पा रहे हैं ना। तो बॉन्डिंग का एनर्जी कम होती है और ये एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है, कम होता है ज्यादा होता है, तो ऐसे ये अरेंज होगा है। तो आगे आगे बढ़ते हैं हम।
देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग कि अगर मान लीजिए हमारे पास में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को Nb से। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्डिंग में जाता है, मतलब Na की वैल्यू ज्यादा है, Nb का वैल्यू कम है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो बॉन्डिंग ज्यादा है क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल करता है कि नहीं, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव से एक डिस्ट्रक्टिव से बनता है, तो जब अपोजिट फेज में आता है तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, समझ पा रहे हैं ना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग कम है, तो मॉलिक्यूल जो होगा वो स्टेबल होगा और वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड बनाएगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कभी ऐसा हो जाए कि अगर Nb का वैल्यू ज्यादा हो जाए, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो जाए, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगा या Na और Nb की वैल्यू बराबर हो जाए, उस केस में मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है ना, क्योंकि जितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उतनी एंटी बॉन्डिंग, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है, समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 5 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, तो 5 10 10 जो होगा 5 को तो कैंसिल कर देगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे किसका, एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होता है, तो कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर है ना। इसलिए जब भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो क्या देखते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। समझ पा रहे हैं ना, कि मान लो भाई बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन 10 है, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कितना है 10, एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कितना है 4। समझ पा रहे हैं ना, तो 10 में से 4 तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि बॉन्डिंग एंटी को तो खत्म करेगा, तो 4 खत्म हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना बचा रहेगा 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बन सकते हैं 3, 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बन सकते हैं 3, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। समझ पा रहे हैं ना, सॉरी मैंने गलत बोला। अगर मान लो इसके पास कितने हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो मान लो इसके पास एक 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका 4 एंटी बॉन्डिंग, ये देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है ना, तो बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग 4 बॉन्डिंग को कैंसिल करेगा, तो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे 6 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 3। तो कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, क्योंकि 3 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो इसलिए 2 से डिवाइड करना है। समझ पा रहे हैं ना। और ध्यान देना, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, जिसके बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो याद रखना है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्टेबिलिटी, लेकिन उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहां तक अभी आपको क्या करना है, कोई एक मॉलिक्यूल दे देगा, जैसे O2, बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड लेंथ निकालिए, ये सारी चीजें क्लियर है ना भाई। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना है, अगर मान लो हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 100% पैरा होगा, और मोलिकुलर ऑर्बिटल के पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। जैसे अभी हम O2 की केस में अभी समझने वाले हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अगर बॉन्ड ऑर्डर, अगर मान लो कैसा कभी कभी हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, तो मैं बोला था ना कि और उसमें कंपेयर करना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो वे आपने तो यहाँ में क्या लिखा था कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ही सेम हो जाए तो कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे। देखो भाई, 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है उसकी बॉन्ड एनर्जी सेम हो, बॉन्ड स्टेबिलिटी सेम हो, बॉन्ड लेंथ सेम हो, ऐसा सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो आपको चेक करना पड़ेगा बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। अगर हम बॉन्ड की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा Na बोले तो एंटी बॉन्डिंग। अगर मान लो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज ए मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग, Na मतलब बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, थोड़ा सा इसको, बी मतलब बॉन्डिंग होता है, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है।
देखो एनटी ए से शुरू हो रही है, बी से बॉन्डिंग शुरू हो रही है ना, तो एनपी मतलब बॉन्डिंग, एनए मतलब एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ, तो यहाँ में भी ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? ए बी में थोड़ा गलत तो सही कर लीजिए उसको। हाँ, अब अगर हम बात करते हैं बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, अगर ए क्या है हमारा? एंटी बॉन्डिंग। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, चेक बॉन्डिंग बॉन्ड स्टेबिलिटी, देन बॉन्ड स्टेबिलिटी, तो चेक करना पड़ेगा एनए। एनए क्या है? एंटी बॉन्डिंग। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो आपको चेक करना पड़ेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। क्लियर है ना? अगर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एंटी बॉन्डिंग, कहां में जा रहा है इलेक्ट्रॉन? एंटी बॉन्डिंग में। तो जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होता है तो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है कि अनस्टेबलाइज कर देता है? अनस्टेबलाइज करता है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? जिसका बॉन्ड ऑर्डर भाई 0 हो जाता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, या बॉन्ड ऑर्डर में एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर किसी का निगेटिव आ सकता है क्या? अगर एन ज्यादा होगा, एन भी कम हो गया, तो डिफरेंस तो नेगेटिव आ जाएगा ना। तो बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव, बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं आ सकता है। फ्रैक्शन आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता है। बॉन्ड ऑर्डर 0 भी नहीं आ सकता है, 0 आ गया मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बॉन्ड बना ही नहीं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाना है तो कौन सा केस वाला लगाना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो देखो H2 लिखा है, तो H2 में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, है कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s होता है कि नहीं होता? तो सिग्मा s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना देना पड़ेगा? तो बताओ, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। क्या सारी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं क्या? अरे भाई 2 तो पेयर्ड है ना। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, अगर आपको 2-2-2-2 दिखाई दे या 0-0-0 दिखाई दे, तो हमेशा मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर 1 दिखाई दे तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो बताओ ये मॉलिक्यूल कैसा है? डायामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब इसके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दोनों ऐसे बॉन्ड बना रहे। और मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं है? क्योंकि बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? स्टेबल। तो मान लो लिखा है H2+ की बात करेंगे, तो बताओ H2+ में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इसके लिए सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s लिखना पड़ेगा। तो सिग्मा स्टार एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होगा? 0। तो बताओ Na में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 0 है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। मतलब बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताइए? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0.5। ठीक है, मतलब H ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें भाई, देखो यहाँ में तो समझ में आ रही है, यहाँ में देखा जाएगा H2+, तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो 1 है तो कौन सा केस लगेगा? 1 से 14 वाला। क्लियर है ना? तो 1 से 14 वाला में सिग्मा 1s1 सिग्मा स्टार में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अगर 2-2 होता तो डाया होता, 1 है मतलब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक लिखा गया है। और यहाँ में बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0, बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कम है, एंटी बॉन्डिंग सॉरी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग का कम है, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा। और स्टेबल होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 0.5। इसका मतलब जो H2+ है वो H और H+ के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। समझ पा रहे हैं ना? बॉन्ड ऑर्डर हाफ का मतलब दोनों का बीच में बॉन्ड कितना है? आधा बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब सेंटर तो 2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में, वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ में जो बॉन्ड होगा 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। ठीक है, और ये पैरामैग्नेटिक होंगे। कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया होगा शायद ना।
बताइए He2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो क्या लिखा जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है बॉन्डिंग में? 2। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो क्या बताओ Nb = Na हो गया क्या? जब बराबर हो जाता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है? अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल होने से क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है? समझ पा रहे हैं ना? तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा। क्लियर है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए? लिथियम Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो कैसा लिखा जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s, है ना? तो बताइए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है कि नहीं है? है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा कि नहीं होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो एग्जिस्ट करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा? 4 - 2/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2। 4 में से 2 जाएगा 2, 2 / 2 1 हो जाएगा। इसका मतलब लिथियम और लिथियम के बीच में बॉन्ड कैसा है? लिथियम और लिथियम के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1। कैसे पता चलेगा? बोर्ड पे ध्यान देना। ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ में ये बचेगा बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन 2s वाला, सिग्मा 2s वाला। समझ पा रहे ना? तो वही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इसमें एक पाई सिग्मा बॉन्ड होगा। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ध्यान से सुनो। क्या ये 2 सब में 2 दिखाई दे रहा है? सब पेयर्ड है। क्या है? डायामैग्नेटिक। कैसा है? डायामैग्नेटिक। लिथियम के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है? सिग्मा। कैसे बन रहा है? देखो 2s से, सिग्मा 2s से। बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? B2 की बात करा जाए तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। बताओ क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद क्या आता है बताइए? क्या यह इलेक्ट्रॉन 14 से कम है? तो 14 से कम है तो क्या आएगा? क्या आएगा? सिग्मा 2pz आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ में देखो क्या आ जाएगा? पाई 2px = पाई 2py, है ना? तो बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया? 8। और ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है तो ऐसा नहीं करना कि इसमें 2 डालेंगे यहाँ में 2, यहाँ में 2 डालेंगे यहाँ में 0, ऐसा नहीं कर सकते। दोनों की एनर्जी बराबर है। अब जो दोनों की एनर्जी बराबर है तो दोनों में इलेक्ट्रॉन पहले हुंस रूल, पहले सिंगल सिंगल दो, बचेगा तो पेयरिंग कराना है। तो यहाँ में क्या करेंगे? 1 1। बताइए बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। बताओ Nb Na से ज्यादा है कि नहीं है? अगर Nb Na से ज्यादा है इसका मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 6 - 4/2। तो यहाँ में क्या हो जाएगा भाई? 2/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। और यहाँ में ध्यान देना, ये जो बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब दोनों का बीच में बॉन्ड क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। और ये जो एक बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होगा कि पाई बॉन्ड होगा? ध्यान दीजिएगा। क्या ये सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दूसरे से कैंसिल कर दिया। तो ये जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बना? पाई। कौन सा बॉन्ड बना? पाई। तो B2 के बीच में जो बॉन्ड बना, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। कितना पाई बॉन्ड है? 1। क्लियर है ना? नहीं समझ में आया? पैरा है, डाया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, एक एक दिखाई देगा, तो बताओ कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड होगा। पैरा होगा, डाया। क्या 10 इलेक्ट्रॉन इवन नंबर नहीं है क्या? इवन नंबर है क्या? हाँ, तो सारे इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन डाया मैग्नेटिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो बात कौन एक्सप्लेन किया? MOT। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 10। तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। इवन नंबर तो है, लेकिन सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100% क्या ही होंगे? पैरा होंगे कि नहीं भैया? होंगे। तो ये पैरा मैग्नेटिक होगा, याद रखना। याद रखना बॉस। क्या लिखा है?
B2O2S2 समझ पा रहे ना, B2O2S2। क्या भाई ध्यान देना, क्या जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा इसको मैं आगे समझा देता हूँ, कॉपी हो गया होगा शायद आपको, यहाँ में कॉपी कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़िए, देखिए मैंने ये बोला कि देखो यहाँ में B2 में 10 इलेक्ट्रॉन थे। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। नेचर कैसा आया? पैरा। ठीक है, नियोन में इलेक्ट्रॉन कितना है? 10, लेकिन कैसा होगा? डाया ना। आप मेरी बात से सहमत नहीं है, इधर देखिए, हो गया ऐसा क्या? ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड। क्या सारे 10 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक होंगे या पैरामैग्नेटिक होंगे? ये बोलना गलत होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर मान लो ये नियॉन है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक है। B2 के पास अगर देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बॉस दिखाई दे, B2O2S2। B2 मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। O2 मतलब इलेक्ट्रॉन 60 और इसके पास इलेक्ट्रॉन 32। तो ये सारी चीजें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होती हैं। तो ये सारे कैसे होंगे? पैरा। देखो ध्यान देना, अगर मान लो किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके ऐड करने से नहीं, ये कैसे भाई? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होने चाहिए। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, बॉस दिखाई दे B2O2S2 तो ये होगा। और बाकी और कोई दूसरा दिखाई दे, जैसे नियॉन दिखाई दे, तो जरूरी नहीं है कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 16 32 कब होगा? बॉस B2S2O2, B2O2S2। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ये कैसे होने चाहिए? होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, तब ये पैरामैग्नेटिक होंगे। चलिए, तो हमारा कहां तक हो गया था? B2 तक। और एक दो क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। C2 की बात करेंगे आप, N2 की बात बताइए। C2 की बात किया जाए, C2 में कितनी इलेक्ट्रॉन है बताइए? इसमें इलेक्ट्रॉन, C2 में इलेक्ट्रॉन है 12, है ना। क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद होता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, होता है ना ऐसे। कितना हो गया भाई? काउंट करो। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताइए? 8 - 4/2 कितना आ जाएगा? 2। तो ये देखो देखो यहाँ में जो 2 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। तो इसका मतलब इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड कौन बना रहा है? यहीं से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि ये इससे कैंसिल कर देगा ना इसका इफेक्ट, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो जो बच्चे का पाई बॉन्ड जो बन रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 2, मतलब दोनों का बीच में जो बॉन्ड 2 है वो यहां से बन रहा है, और वो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। और बताइए पैरा है या डाया है? तो लिख लेंगे डाया मैग्नेटिक। स्टेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए N2 का आप लोग बताइए जल्दी से, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? लिख ली क्या आप लोग? ये कार्बाइड में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो N2 का कहानी हो गया है। तो बताइए आप लोग जल्दी से, N2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 40। केस 1 अप्लाई करना है, केस 2 अप्लाई करना है, क्योंकि 1 to 14 तक केस 1 चलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना है सिग्मा 1s। ऐसा हो जाएगा ना। तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? 10। एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? 4। तो क्या बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से तो ज्यादा है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 10 - 4/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3। समझ पा रहे हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3।
और ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा? तो सारे पेयर्ड हैं तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक होंगे। अच्छा बताओ, ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो 3 बॉन्ड बनेंगे, तो क्या ये प्लस ये इसका ये सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 से कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। ये दोनों का एनर्जी बराबर है और इसमें किसकी एनर्जी बराबर है? इसकी एनर्जी बराबर है, तो कैंसिल तो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ में ध्यान देना, तो पाई 2px पाई 2py ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बनेगा? 2। और यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बनेगा? 1। तो 3 बॉन्ड बनेगा और 3 बॉन्ड में ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो N2 में क्या होगा? 2 पाई बॉन्ड होगा और 1 सिग्मा बॉन्ड। और आप लोग जानते भी हैं कि N2 में ट्रिपल स्ट्रक्चर होता है, 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करें जिसमें मान लो 14 इलेक्ट्रॉन है तो क्या किया जाएगा? O2 की बात करते हैं। क्या कॉपी हो चुका है ना? एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद ट्रिक से अप्लाई करेंगे, बार बार ऐसे लिखना नहीं है। इलेक्ट्रॉन बताइए क्या है? 16। तो कौन सा केस लगाना पड़ेगा? केस 2। तो इसमें क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या होगा? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या होता है बताइए? पाई होता है क्या कि सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, सिग्मा 2pz पहले आ जाता है। फिर क्या होगा? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर हो जाता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, हो जाता है ना ऐसे। तो बोर्ड पे ध्यान देना यहाँ में, तो यहाँ में कितना? ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देंगे तो देखिए 16 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 12 14, और दोनों की एनर्जी बराबर है तो एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो बताओ क्या सब में 2-2 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। क्या किसी में 1 दिखाई दिया? इसका मतलब पेयर्ड है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या आपको अब समझ में आ गया होगा? O2 इवन नंबर होते हुए पैरा है, क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 10, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 6 - 10 डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि Nb Na से ज्यादा है, मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब बार बार 20 तक लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो मैं आपको यहाँ में लिख देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जितना एग्जाम्पल बचा होगा उसके बाद आप देख लीजिए। ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है? C2 - 2 कितना? 14। यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना है? 13। यहाँ में इलेक्ट्रॉन 15। यहाँ में इलेक्ट्रॉन, सही है ना? मैं सही लिख रहा हूँ? ठीक है। यहाँ में इलेक्ट्रॉन 16। यहाँ में इलेक्ट्रॉन 17। यहाँ में 18। यहाँ में कितना? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 19। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, या तो आप ऑर्डर निकालेंगे। अगर मान लो हमारे पास ये केस आ गया,
15 इलेक्ट्रॉन है ना, या ये आ गया, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, केस 1 केस 2 केस 2। तो यहाँ में फिलिंग करते हुए जाएंगे और देखेंगे बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, ऐसे देख लेंगे, ठीक है। तो मान लो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, आप देख लेना भाई कि जब भी इलेक्ट्रॉन हमारा 10 से ज्यादा होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, जैसे कि ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, जैसे 14 से ज्यादा होता है, ठीक है, 14 हो गया, 14 हो गया या 14 से ज्यादा होता है ना, उस केस में आपको क्या करना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारा 10 ही होता है ना, 14 हो या 14 से ज्यादा हो, थोड़ा सा देख लीजिए इधर, यहाँ में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 10 और एंटी बॉन्डिंग कितना है 6, तो अगर 16 है तो 10 में 6 में डिवाइड कर सकते हैं, 10 6, बॉन्डिंग 10 और एंटी बॉन्डिंग 6 हो जाएगा, ठीक है, इधर देख लीजिए एक बार। अगर हम N2 की बात करेंगे कितना है 14 है ना, तो क्या होगा 10 4 होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब आप ऐसा एक ट्रिक है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर मान लो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है तो आप 10 - 2 नहीं करेंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, समझ पा रहे हैं ना, तो उसके लिए अब वो क्या होगा 8 - 4 करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना, मतलब 10 यहाँ में क्या है 12 होना है, तो 14 से याद रखना, 14 से कम होगा तो डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ में क्या होगा 8 - 4, 8 4 14 12 होगा, 13 होगा तो क्या होगा 9 5 होगा, समझ पा रहे हैं ना, और 14 है तो क्या होगा 10 4, 15 है तो क्या होगा 10 5, 16 है तो क्या होगा 10 6, 18 है तो क्या होगा 10 8, बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हैं ना। 20 होगा तो क्या होगा 10 बॉन्डिंग 10 एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हैं, आप नहीं, अगर आपको ये है तो आप डायरेक्टली लिख के भी समझ सकते हैं, तो यही लिखा गया है, देखो 14 में डायरेक्टली क्या करना है 10 4 10 4, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। 13 है तो भाई 10 नहीं होगा, तो 10 से कम कर, 14 में तो क्या होता है, सॉरी, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ में क्या लिखते हैं 10 4, तो 13 में क्या होगा 10 नहीं होगा, इससे एक कम करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे, क्लियर है ना भाई। और मान लो अगर मान लो 12 है तो क्या करेंगे, इसको एक कम करेंगे 8 और इसको क्या करेंगे 8 4, ऐसा करके आपको जो भी है आप ऐसा कर लेंगे। 9 4 सॉरी 9 4 13 होता है ना, तो आप लोग क्यों नहीं बता रहे थे, ठीक है। 15 में 10 5 10 5 ऐसा हो जाएगा। तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा बताइए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 4 10 - 6 10 - 4 3 6 2 कितना आ जाता है, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 9 - 5 9 - 4 5 5 2.5, इसका कितना होगा 10 में से 5 5 2.5 कितना, इसमें कितना आ जाएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा बताओ 17 है ना, तो 10 - 7 3 आएगा, 3 में से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 1.5, यहाँ में कितना हो जाएगा 1, इसमें कितना हो जाएगा 1। अगर इवन नंबर है तो देख लेना आ रहा है कि नहीं उस रेंज में 10, समझ पा रहे हैं ना। और अगर ऑड नंबर है तो 100% वो कैसा नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक का होता है, आप लोग बताएंगे, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखिए, इधर बताओ इसको क्या लिखा जाएगा, पहला वाला इलेक्ट्रॉन कितना है 14, इवन नंबर ऑड नंबर, इवन नंबर है तो क्या होगा डाया, 14 में बताओ क्या होगा डाया, 13 में क्या होगा पैरा, 15 में क्या होगा जल्दी से बोलिए पैरा, 15 में क्या होगा पैरा, 16 में हाँ अभी ना बताया था 10 16 32 है ना, इवन नंबर होते हुए भी पैरा होता है, बताओ कैसा होगा पैरा, क्या समझ बॉस याद रखना, ठीक है। 17 में ऑड नंबर इवन नंबर, इवन नंबर इवन नंबर ऑड नंबर कैसा होगा पैरा, 18 में डाया और 21 किस में डाया, तो बाकी तो ये याद रख सकते हैं ना, समझ में आया ना। तो मतलब आप ऐसे बॉन्ड आप मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप डायरेक्टली लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। अब ट्रिक से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, ट्रिक 2 केस में लगेगा, ठीक है। तो हम लोग बेस मानना है 14 को, 14 इलेक्ट्रॉन किसका होता है N2 का, होता है कि नहीं होता है, तो N2 का बॉन्ड कितना होता है, 3 बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, N2 ट्रिपल, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा
3। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो याद रखना 14 का 3, ऐसे जैसे आप याद कर सकते हैं 14 का 3 पेन, 14 का कुछ भी, 14 का 3 होता है। 14 इलेक्ट्रॉन जिसका है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। उसके बाद क्या है, या तो आप आगे जाओ या तो पीछे जाओ, 0.5 कम करना है। अगर मान लो इसमें 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 का 1.5। अब ये नहीं कि 13 से देखो 14 से 15 जाएंगे 0.5 कम करेंगे, फिर 15 से 16 जाएंगे, मतलब एक एक स्टेप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, 0.5 कम करना है। तो 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1, 19 का बॉन्ड ऑर्डर, 20 का बॉन्ड ऑर्डर 0। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन 20 है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। 13 का बॉन्ड ऑर्डर भाई इसका देखो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 2 पॉइंट आगे पीछे जाना है, 0.5 कम करना है। फिर 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर, इसका 1.5, इसका कितना हो जाएगा 1, 9 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0.5। क्लियर है ना? क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं क्या? अब बोर्ड पे ध्यान देना। मैग्नेटिक नेचर बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन 9 है तो कैसा होगा, पैरा। 10 है तो 10 है। सब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मालूम है ना? तो बताओ कैसा होगा, पैरा या डाया? चलिए इधर 11 ऑड नंबर है, कैसा नंबर, पैरा। मैग्नेटिक नेचर पैरा। 12 का बताओ डाया, 13 का बताओ, क्या आप समझ पा रहे हैं? 14 का बताओ 14 का डाया, 15 का बताओ 15 का, 16 का 10 और 16, ध्यान दीजिएगा 10 और 16 इवन नंबर पैरा। 17 का, 18 का, 19 का, 20 का मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इवन नंबर है तो आप डायमैग्नेटिक मार सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब तुम लोग सोच रहा होगा ये तो ट्रिक काम कब कब करेगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक हो, 9 से लेके 20 तक हो ना। ये ट्रिक कब है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन 9 हो 20 हो। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, 4 हो गया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो सिग्मा 1 सिग्मा स्टार जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, है कि नहीं? नहीं तो आप उसके लिए रूल याद करेंगे, बाबा क्या याद करेंगे, क्या याद करेंगे, बाबा। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहां से कहां हो, 1 से लेके 8 तक हो। कहां से कहां तक हो, 1 से लेके 8 तक। तो क्या याद रखना है, बाबा। क्या याद करेंगे? बी किसको रिस्पॉन्ड करेगा, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। निकल जाएगा ना? चलो बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर हम बात करेंगे Li+2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बताओ लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 3। Li2 में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। प्लस है तो कितना इलेक्ट्रॉन, 5। क्या इलेक्ट्रॉन 1 से 8 के बीच में है कि नहीं है? नहीं है। तो बताओ क्या याद करेंगे, बाबा। क्या याद करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन डालना है, 2 2 4, 1 5 हो गया। तो बताओ बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन, एंडिंग में, तो पता नहीं क्या पहली बार पढ़ रहे, बॉन्डिंग बॉन्डिंग 3 - 2 डिवाइड बाई 2 0.5। समझ पा रहे हैं क्या? अगर Li2 माइनस लिखा है, क्या लिखा है, Li-2, बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 या 7, 7 या 7, 7। सही बात, दोनों एक ही बात ही, 7 या 7 मतलब 7। ठीक है, चलिए बताइए। तो इसके लिए बाबा इस्तेमाल करेंगे। तो बाबा में 7 इलेक्ट्रॉन डालना है, 2 2 4 2 6, एक साथ ही डालना पड़ेगा। ठीक है, 2 2 डालना है। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रही है, एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाई कितना आता है, बताओ। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, क्या दोनों की एनर्जी, दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी? नहीं। जब दोनों मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो चेक करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाता है मॉलिक्यूल को अनस्टेबलाइज कर देता है, और ये मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर देगा। Li2 प्लस Li2 माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल, Li2 प्लस Li2 माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये सब बात अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। जब भी इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और एक उसमें 9 से लेके हम लोग 20 तक देखेंगे। जब हमारा इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 8 के बीच में है तो बाबा वाला ट्रिक से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी। डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर। समझ पा रहे क्या? बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। यहां में इलेक्ट्रॉन 5, यहां में इलेक्ट्रॉन 7। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, सही, सॉरी सही कर रहे थे आप लोग, सही बता रहे थे। मैं एल समझ रहा था। ठीक है, तो आइए, यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना था? 14, और यहाँ में कितना होगा? 13, और यहाँ में कितना हो जाएगा? 15। तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। याद किए थे ना 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और 13 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5। 15 का 2.5। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या? क्या अच्छा बताओ, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? N2 का। N2 का तो ज्यादा होगा, और इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है? बराबर है कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो क्या बॉन्ड स्टेबिलिटी भी बराबर होगी? नहीं। समझ पा रहे हैं ना? जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाता है तो बताओ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। डायरेक्टली होता है कि नहीं होता है? लेकिन बॉन्ड लेंथ केवल इनवर्सली होता है। तो अगर हम बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो बताओ किसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? इसकी, तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी, है कि नहीं? अब जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो चेक करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में जा रहा है, बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ यहाँ में बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में, देखिए अगर जितना ज्यादा बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या हो गई? कम होगी ना। तो बताइए, मैं बताया था ना 15 है, तो बताओ 10 में डिवाइड करो, 10 तो बताओ इसमें बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कितना है? 10, और एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। और यहाँ में बताइए, यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्डिंग का और कितना एंटी बॉन्डिंग का? अगर 14 होता तो 10 4 में करते, लेकिन 14 से कम है, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9, और एंटी बॉन्डिंग में बताओ कितना? 4। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें है? इसमें। तो जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या करेगा भाई? स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा? कम स्टेबल होगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? N2+। फिर तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये ट्रिक सही है, लेकिन स्टेबिलिटी क्या कर देगा? तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो पता होना चाहिए। अब ये नहीं बोलेंगे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग से चेक करेंगे मॉलिक्यूल स्टेबल है कि अनस्टेबल है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, अब वही सेम क्वेश्चन यहाँ में भी है, कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी। तो बताइए इसमें अगर हम बात करें तो Li में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, और यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना है? 5, और यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। ये इलेक्ट्रॉन है भाई, और ये कम है, तो बताओ क्या रूल अप्लाई करेंगे, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा? अब दिमाग में कैलकुलेट करना है। 6 है, 6 2 जाएगा, बी ए ऐसा रूल था ना, बी ए बोलो, क्लियर है ना? तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, बॉन्डिंग में 2। बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। एंटी बॉन्डिंग में कितना? तो 4 - 2 कितना होता है? 2। 2 डिवाइड बाई 2, तो बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1। और Li2+ में इलेक्ट्रॉन कितना हो चुका है? 5। तो इसमें 2, इसमें 2, यहाँ में 1 है कि नहीं? तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है? 3। 3 - 2 डिवाइड बाई 2, 0.5, और यहाँ में भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका? 0.5। समझ पा रहे हैं क्या? तो बाबा से निकाल सकते हैं ना, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया ना। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4, एंटी बॉन्डिंग में 3, तो 4 - 3 1/2 0.5 है कि नहीं? तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा? Li2 का ज्यादा, फिर Li2+ और Li2- का बराबर। मुझे नहीं लग रहा आपको समझ में आया। ये समझ में आया क्या? देखिए आपको याद रखना है, बाबा मतलब कुछ ना कुछ है ना? तो देखिए भाई, 5 इलेक्ट्रॉन डालना है, 2 2 4 1 5 हो गया ना भाई? तो देखो बॉन्डिंग में कितना है? 3, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो ऐसा करके निकाल देना, ठीक है? तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात करेंगे। जब भी बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात किया जाएगा भाई, तो आपको देखना पड़ेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन,
कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बताओ यहाँ में 5 है तो 2 2 4 1 5 बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और यहाँ में करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में कौन ज्यादा स्टेबल है, Li+2 Li-2 से ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये बात सही है? एक बार देख लो, यहाँ में मैं समझा देता हूँ। देखो BA एक इसके बाद थोड़ा सा देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ BA और यहाँ में लिख रहा हूँ BA। इसके लिए Li2+ के लिए, यहाँ में Li2- के लिए समझने की कोशिश करिए। यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो 7 पर 2 2 4 2 6 1 7 है ना, और यहाँ में देखेंगे 5, यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना है 5 2 2 4 1 5, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो अब थोड़ा सा देखो, यहाँ में अगर हम बात करेंगे तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, और यहाँ में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग, और जिसका एंटी बॉन्डिंग में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है मॉलिक्यूल स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, ऊपर वाला मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगी। तो चलिए ये क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या क्या लिखना है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिखना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, किसमें O2 O2+ O2-2, ये दोनों सेम हो गया है ना भाई। तो बताइए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग करना है, जल्दी जल्दी बताइए। O2 में कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, O2+ में 17 नहीं 15 प्लस है, और O2- में 17, O2-2 में 18। चलो बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, चलो बोर्ड पे देखो बॉन्ड ऑर्डर, जिसका इलेक्ट्रॉन 14 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो 15 का 2.5, 16 का 17 का 18 का 1, क्लियर है ना। तो याद 14 से याद 14 का 3 होता है, आगे जैसे जैसे एक एक बढ़ेंगे 0.5 कम करते जाओ, है कि नहीं। बताओ बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, O2+ का, फिर किसका O2 कहाँ लिखा, हाँ O2, फिर किसका O2-, फिर किसका हो जाएगा O2-2, क्लियर है ना। अच्छा, जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड का ऑर्डर होता है वही सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर सेम होता है, होगा ना। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर सेम होगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सेम होगा, सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आप लोग लिख लेंगे भाई, समझ पा रहे हैं ना। तो यही सेम होगा। और बॉन्ड लेंथ, बताओ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, उल्टा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उल्टा कर दीजिए, O2+, O2, O2-, O2-। बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो वही लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना पड़ेगा, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है, एंटी बॉन्डिंग में कितना है। बॉन्ड ऑर्डर सेम होने से बॉन्ड स्टेबिलिटी अलग अलग हो सकती है, यही तो क्वेश्चन है। देखिए क्या दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, क्या भाई N2+ और N2- का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन क्या इसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी सेम है क्या, नहीं सर, उसमें इतना आप सब सेम लिखा है। मैंने सेम लिखा, मैंने बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, समझ पा रहे हैं ना। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्टेबिलिटी होती है, उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम नहीं होता है, क्लियर है ना। हायर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हायर विल बी बॉन्ड एनर्जी, समझ पा रहे हैं ना। सेम अगर एरो ऐसा है तो सब ऐसा ही ना होगा, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हो जाए। ये वाला ना, ये वाला उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि आप लोग पढ़े थे बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका लेंथ कम होगा। कुछ लिखे, which of the following pair of species are isoelectronic, which of the following pair of species are isoelectronic and have same bond order, isoelectronic and have same bond order,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए। आपके सामने ये ऑप्शन लिखा गया है ABCD। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ रहे हैं ना, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सेम होना है, इलेक्ट्रॉन सेम होने के साथ साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होगा बताइए, सेम बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो बताइए बोर्ड पे ध्यान देना है। N2 प्लस में बताओ कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 13, यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, आप लोग बोल रहे हैं 13 इलेक्ट्रॉन और यहाँ में 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन 15, O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, और N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन, और N2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ में क्या होना चाहिए, अगर दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम है तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 का बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। ये जो ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर का। अब बताओ 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना 14 का 3, 13 का 2.5 है कि नहीं। और बताओ इसका 17 का बॉन्ड ऑर्डर 2, 14 का 3 तो 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5। चलो 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और यहाँ में बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर 13 का बॉन्ड ऑर्डर और 15 का बॉन्ड ऑर्डर। तो बताओ कौन सा आंसर हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और सेम बॉन्ड ऑर्डर, आंसर इज डी। अच्छा बोर्ड पे ध्यान देना, कभी कभी यहाँ में ऐसे भी पूछेगा कौन ऐसे स्पेसिस हैं जिसमें वो आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है लेकिन उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। क्या दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, नहीं, लेकिन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना। नहीं तो ऐसा पूछेगा किसमें कौन सा स्पेसिस है जिसमें फर्स्ट का बॉन्ड ऑर्डर सेकंड से ज्यादा है, तो क्या ये इसका फर्स्ट और दोनों सेम हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता है। इसका ज्यादा है इससे ज्यादा है ना, तो ये सही हो सकता है, ये ज्यादा है सही हो सकता है, ये दोनों बराबर है तो इनमें दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो ऐसा पूछने के लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, कंसेप्ट यही लगेगा। चलिए तो आज के लिए इतनी।